नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे अहम खबरों की ओर। उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद समेत 3 को दोषी को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दिवंगत उमेश की मां ने कहा कि अपहरण केस में अतीक को आजीवन कारावास की सजा हुई, इससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन हत्या के मामले में भी आरोपी को सजा सुनाई जाए। हत्या के मामले में आरोपी अतीक को अदालत फांसी की सजा सुनाए। उन्होंने कहा कि अपहरण का केस मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा। मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही विनती है कि इनको अदालत में पैरवी की जा रही है। एक अपराधी को बड़ी से बड़ी सजा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज माफी आदमी को खुशी में पैरवी के तहत सजा मिली है उम्र कैद की, और पूरे प्रदेश में लोग मान रहे हैं भयमुक्त वातावरण बन रहा है। क्या होगा? हर स्थिति में एक अपराधी को हम प्रदेश के बाहर और जेल में दोषी करार दिया गया। मतलब इसका है कि उनको जिस मामले में, अपहरण के मामले में जो है उसमें उनको दोषी करार दिया गया है। अभी जजमेंट की कॉपी हमारे पास आई नहीं है। जजमेंट की कॉपी आने के बाद ही हम बता पाएंगे कितना आगे की प्रोसेस। ये है कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये अपील करेंगे उस मामले में। अभी सजा की जजमेंट की कॉपी हमें नहीं प्राप्त हुई है जी सर। इसमें जो है तो मैक्सिमम जो है लाइफ टाइम जो है इम्प्रिजनमेंट भी है। वो डिपेंड करता है और क्या क्या धाराएं उसमें जुड़ी गई। 10 साल से ऊपर। क्या पुलिस इसके रिमांड के लिए भी बात कर सकती है? मर्डर केस में भी बिल्कुल, क्यों नहीं बात कर सकती है। क्या लगता है पुलिस को रिमांड मिल पाएगी इसमें? पुलिस को रिमांड तो ये तो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या करती है इस मामले में। डीजीसी क्रिमिनल होने के नाते बहुत विस्तार में न जा करके मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आज 3 अभियुक्तगण अतीक अहमद, दिनेश पासी व खान सौलत और हनीफ को अंतर्गत धारा 364A/120B में आजीवन सश्रम कारावास वो 5-5 हजार रुपए अर्दंड से दंडित किया गया है, और 1-1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति तौर पर भी दंडित किया गया है, जो इसमें वादी के परिजनों को दिया जाएगा। माननीय न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 357(1) CRPC के तहत क्षतिपूर्ति के लिए आदेश किया गया है। अशरफ की बात क्यों कर रहे हैं? इसमें 3 अभियुक्त के अलावा 7 अभियुक्त गणों को सभी धाराओं में दोष मुक्त कर दिया गया। निश्चित सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग जो कदम उठाना होगा वो उठाएंगे, और वहाँ अधीक्षक को हमारा निर्देश है कि सुरक्षा की दृष्टि से जो भी कदम उठाने हो आप लोग उठाइए। सर, मॉनिटरिंग क्या यहाँ मुख्यालय से भी हो? बिल्कुल निश्चित रूप से हो रही है। मैं स्वयं संपर्क में हूँ। मैंने कल भी बात की है वहाँ नैनी में, और आज भी सुबह बात की है। निरंतर हम भी संपर्क में हैं। निश्चित सुरक्षा की दृष्टि। तो अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हो गई है, उसके साथ 3 और अपराधियों को उम्र कैद की सजा हो गई है। उमेश पाल अपहरण मामले में ये पूरी सजा जो है उमेश पाल को, अतीक अहमद को सुनाई गई है। इसी के साथ 1-1 लाख का जुर्माना भी तय किया गया है आरोपियों पे। बता दें कि कई दिनों से ये मामला लंबित पड़ा हुआ था। 17 साल
17 साल से ये मामला जो है लंबित पड़ा हुआ था। उस मामले में आज अतीक अहमद को सजा हो चुकी है और उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को हुई है। और जानकारी दे दें, एमपी एमएलए कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। अतीक अहमद को साबरमती जेल से वापस लाया गया था। अतीक अहमद को प्रयागराज के नैनी जेल में, और अब नैनी जेल में ही रहेगा अतीक अहमद। उसके साथ तमाम आरोपी जो है इस केस में जो दोषी करार दिए गए हैं, जिनको ये सजा हुई है, वो भी नैनी जेल में रहेंगे। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं प्रयागराज से कि किस तरीके से अतीक अहमद को सजा हो गई है। और देखिए, इस मामले में 3 और आरोपी हो जिसको सजा हो चुकी है। तो सुबह से ही हलचल देखने को मिल रही थी प्रयागराज में कि किस तरीके से अतीक अहमद और 3 आरोपियों को सजा हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर सूबे में अंतिम चरण की तैयारियां चल रही है। बता दें कि 29 मार्च को सड़क मार्ग से करीब 300 मीटर की दूरी पर खड्डा तहसील के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही नई नगर पंचायतों के कार्यालयों सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। और उसके बाद सीएम सड़क मार्ग से ही होकर सभा स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुशीनगर में 29 मार्च को पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सूबे में अंतिम चरण की तैयारी चल रही है और ये तैयारी जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। कल योगी आदित्यनाथ यहां पे पहुंचेंगे, कुशीनगर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आपको जानकारी साझा कर रहे हैं कि कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे कुशीनगर में योगी आदित्यनाथ। तो ये तैयारियां, ये तस्वीरें कुशीनगर से आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पे कई चीजों का शिलान्यास होगा और उद्घाटन होगा। मॉर्निंग में प्रस्तावित है, इसमें इस तहसील का लोकार्पण होना है और जो गांधी इंटर कॉलेज है वहाँ जनसभा होना है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण शिलान्यास है और बेनिफिशियरीज को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस जनसभा हो। तैयारियां लगभग कंप्लीशन की हो रही है। कल तक का भी समय चीज़ें सही से काम हो रही है। कुछ बाहर से भी मजिस्ट्रेट और कोर्ट्स भी आ रहे हैं, तो शांति व्यवस्था सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। और अगली खबर बांदा से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का विरोध कांग्रेस ने काले फीते बांधकर प्रदर्शन किया। अशोक लाट चौराहे पर बैठकर जताया विरोध। प्रदर्शन कर रहे सभी कांग्रेसियों को पुलिस ने पकड़ा। कई कांग्रेस नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट। बांदा दौरे पर पहुंचे थे ब्रजेश पाठक। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कांग्रेस ने काले फीते बांधकर किया है विरोध और ये प्रदर्शन जो है ब्रजेश पाठक से जुड़ी हुई किया है। बता दें, बांदा जिले की खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। कांग्रेस ने काले फीते बांधकर किया है विरोध प्रदर्शन। कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया है। तो बांदा दौरे पर पहुंचे थे ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका कांग्रेसियों ने विरोध किया है, काले कपड़े बांध के विरोध किया है। बांदा से ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम यहाँ पे बांदा दौरे पे थे, जिस दौरान ये विरोध प्रदर्शन जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया है। कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया है। तो ये तस्वीरें सीधे आपसे बांदा से शेयर कर रहे हैं। संदीप कुमार जाला जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आखिर ये विरोध क्यों किया गया डिप्टी सीएम के खिलाफ? देखिए, जिस तरह से पूरा मामला हाल ही में चल रहा है कि राहुल गांधी ने जो नरेंद्र मोदी को बयान दिया था, उसके बाद से लगातार संसद जो है स्थगित की जा रही थी। उसके बाद अचानक जो है कुछ दिनों पहले राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। उसके बाद आज उनको उनका जो आवास है उससे भी निकालने के लिए परमिशन दे दी गई। उसके बाद से लेकर के जो भी प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से आक्रोशित है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लोगों के द्वारा लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के तर्ज पर आज जैसे ही कांग्रेस के लोगों को ये पता चला कि बांदा में डिप्टी सीएम का दौरा है, जिसको लेकर के आज कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर पूरा प्रदर्शन किया गया था। काली पट्टी बांध करके पूरा प्रदर्शन किया गया था। जी, अभी वहां पे क्या माहौल है? अभी भी प्रदर्शन जारी है, क्योंकि पुलिस ने कई लोगों को हाउस अरेस्ट भी किया है, क्या जानकारी है? देखिए, यहाँ पर आधे घंटे का डिप्टी सीएम प्रोग्राम था, जिसको देखते हुए कांग्रेसियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था। जहां पर डिप्टी सीएम का कार्यक्रम था, वहां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था।
इसको लेकर के पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद थी और उनको ये भी जानकारी थी कि कहीं न कहीं कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा सकता है, जिसको लेकर के काफी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। जैसे ही इनको पूरी जानकारी लगी, जैसे ही कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया, तत्काल पुलिस ने उन लोगों को सबको पकड़ करके हिरासत में ले लिया है और कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट भी कर दिया था। जी, डिप्टी सीएम बांदा दौरे पे थे, क्या वो वापस वहां के लिए रवाना हो चुके हैं या अभी भी बांदा दौरा उनका जारी है, क्या अपडेट है? जिस तरह से डिप्टी सीएम का एक दिवसीय दौरा था, उसके बाद से डिप्टी सीएम ने आज नवनिर्वाचित बार समिति के सदस्यों को सदस्यता दिलाने के बाद वहां से महोबा के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल यहाँ पे डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने की कोशिश में राहुल गांधी पूरे ओबीसी वर्ग का अपमान कर गए। ये पहली बार नहीं है जब गांधी परिवार ने दलित या पिछड़े वर्ग के लोगों का अपमान करने की कोशिश की है। वहीं इसके बयान पर सुप्रिया सुनेद ने क्या कहा, सुनिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने एक निहायत ही निम्न स्तरीय ओछा वक्तव्य दिया। मैं उनका जवाब देने नहीं आई हूं, लेकिन कुछ सच बयां करने आई हूं और उस वक्तव्य राहुल गांधी ने एक मैगजीन इंटरव्यू में कहा कि मोदी की ताकत उनकी इमेज है और राहुल गांधी ने 4 मई 2019 में एक मैगजीन इंटरव्यू में यह प्रण लिया कि मैं मोदी की इमेज पे प्रहार करता रहूंगा जब तक उस इमेज को छिन्न भिन्न ना कर दूं। राहुल गांधी ने क्या अपने एलिगेशंस को ऑथेंटिकेट किया? नहीं किया। ये वो व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर नाक रगड़कर माफी मांगते हैं और आज ढोंग करते हैं डरपोक ना होने का। ये कटाक्ष उन्होंने जब संसद में किया, उनसे कहा गया कि आप जो कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट कीजिए, संसदीय एक प्रक्रिया है। उन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट पर अपना ऑथेंटिकेशन करके सबमिट नहीं किया। वो सरेआम झूठ हर दिन बोलते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है, और पहले भी एक इंटरव्यू में 5 प्रश्न रहे थे जिसका आज तक राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी की इमेज को तार तार करना। उनको ना लोकतंत्र से सरोकार है, ना कोर्ट की मैजेस्टी से सरोकार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने एक निहायत ही निम्न स्तरीय ओछा वक्तव्य दिया। मैं उनका जवाब देने नहीं आई हूं, लेकिन कुछ सच बयां करने आई हूं और उस वक्तव्य को सुनकर मुझे एक ही चीज लगी कि शब्द नरेंद्र मोदी के हैं और संस्कार आरएसएस का है, और वो शब्द है झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो और झूठ फैलाओ, दुष्प्रचार करो। ये शब्द नरेंद्र मोदी जी के हैं और ये संस्कार आरएसएस के हैं। सीधे चलेंगे गोरखपुर, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तो राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, बोर्ड के सदस्य
तो राधेश्याम श्रीवास्तव जी, दुर्गेश बजाज जी, पवन त्रिपाठी जी और महंत रवि गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी पदाधिकारी और गोरखपुर के सभी उपस्थित यहाँ पर नागरिक भाइयों को नवरात्रि की सप्तमी तिथि है और इस अवसर पर गोरखपुर के लिए एक नई टाउनशिप स्कीम और योजना आज यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हम सब जानते हैं कि विकास योजनाओं में समय से बेहतरीन आवासीय सुविधा प्राप्त होना आज की आवश्यकता है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के सस्ते और आसान आवास प्राप्त हो सके, इंटीग्रेटेड हाउसिंग प्लान जहां पर एक साथ सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो, यह समय की आवश्यकता है और समय की उस आवश्यकता के अनुरूप कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आज गोरखपुर की इस नई टाउनशिप स्कीम को और मेडिसिटी परियोजना का आज यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। मैं इस अवसर पर गोरखपुर के खासतौर पर जिन लोगों को यहाँ पर आवासीय सुविधा प्राप्त होगी, गोरखपुर महानगर और जनपद के जिन लोगों को यहाँ पर बेहतरीन चिकित्सा सुविधा आने वाले समय में उपलब्ध हो पाएगी, उन सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण को इस स्कीम को लाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं जो स्कीम यहां पर टाउनशिप की एक खोराबाद टाउनशिप स्कीम के रूप में यहां पर लाई गई है और मेडिसिटी के रूप में भी जो योजना यहां पर आज लॉन्च की जा रही है, इसमें अलग अलग प्रकार के हॉस्पिटल्स बनेंगे, क्लिनिक भी रहेंगी, यहां पर विभिन्न प्रकार की जांचों को करने के लिए केंद्र भी बनेंगे, कुछ मीडियम साइज के हॉस्पिटल भी बनेंगे, कुछ अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी बनेंगे। बड़ी डिमांड है लोगों की आज, हमें जमीन मिले, बुनियादी सुविधाओं से युक्त मिले, और वह आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण इस मेडिसिटी के रूप में यहां पर उपलब्ध करवा रहा है। इसके साथ ही दुनिया की अत्याधुनिक तकनीक को लेकर के आवासीय सुविधा उपलब्ध हो, उसकी एक स्कीम आए। इसके लिए EWS स्कीम, LIG, मिनी LIG, MIG, HIG और सुपर HIG, ये तमाम प्रकार की योजनाएं पहले से गोरखपुर के अंदर विकास प्राधिकरण के द्वारा चलाई भी गई। आज एक नई टाउनशिप स्कीम के अंतर्गत जो एक कार्यक्रम आज यहां पर है, जिसमें 184 एकड़ से अधिक भूमि पर, जहां 109 एकड़ में टाउनशिप बनेगी आवासीय, जो आवास बनेंगे उसकी सुविधा के लिए टाउनशिप के लिए विभिन्न श्रेणी के प्लॉट 692 बहुमंजिले भवन के लिए 7 भूखंड यहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और लगभग 75 एकड़ मेडिसिटी के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन स्कीम के बनने से खास तौर पर गोरखपुर के चिकित्सकों के लिए, गरीबों के लिए, जो लोग आवास चाहते हैं लेकिन जमीन के भूखंड नहीं खरीद सकते, वे हर व्यक्ति के पास रवि किशन जैसा पैसा नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति जब जमीन नहीं खरीद सकता है तो वह चाहता है कि उसे सिर ढकने के लिए आवास सस्ते में मिल जाए, और उसका एक ही है कि हम बहुमंजिला मकान की सुविधा लें, उनमें से अलग अलग परिवारों को अलग अलग मंजिल में बेहतरीन सुविधा के साथ दे सकें। आज उस स्कीम को भी यहाँ पे लागू किया गया है
भाइयों बहनों, गोरखपुर अब नए गोरखपुर के रूप में उभर गया है। गोरखपुर की चौड़ी सड़कें, गोरखपुर में एम्स यहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। गोरखपुर का फर्टिलाइजर, सभी सड़कें 4 लेन और 6 लेन के साथ जुड़ रही हैं। और अब तो गोरखपुर के चारों ओर रिंग रोड का भी निर्माण हो चुका है। 3 ओर से हम पहले ही बना चुके थे, चौथी ओर से भी अभी 13 मार्च को शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, जो जंगल कौड़िया से लेके जगदीशपुर कोनी तक 4 लेन के साथ जोड़ेगी और गोरखपुर चारों ओर से रिंग रोड के साथ जोड़ करके गोरखपुर के विकास की बहुत सारी योजनाओं को हम आगे बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। हम जिस मार्ग के पास इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, देवरिया बाईपास, यह भी 4 लेन होने जा रहा है। नौसड़ से लेकर के पैरलेगंज तक ये 6 लेन का मार्ग बन रहा है। इसमें ओवरब्रिजेज भी बन रहे हैं, जगह जगह बनाए जा रहे हैं। और गोरखपुर के रामगढ़ ताल की तो कहना ही क्या है। गोरखपुर रामगढ़ ताल, कितने लोगों ने रामगढ़ ताल के अंदर वहां घूम के देखे? वहां पे कितने लोग देखे हैं? पीछे रामगढ़ ताल के किनारे कितने लोग घूमने के लिए गए थे? और चिड़ियाघर कितने लोगों ने देखा है? गोरखपुर चिड़ियाघर अच्छा लगा ना? तो ऐसे ही ढेर सारी अन्य सुविधाएं गोरखपुर के अंदर विकसित हो रही हैं। ये योजनाएं इसलिए जिससे आपका शहर सुंदर बन सके, लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सके। एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, 14 फ्लाइट वर्तमान में चल रही हैं। कुछ नई फ्लाइट को हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं, नए एयरपोर्ट के रूप में उसे विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। नई स्कीम आने जा रही है और इस नई स्कीम के साथ जुड़ते हुए हम सबको विकास की इन प्रक्रियाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। याद रखना, कोई भी व्यक्ति किसी के बहकावे में ना आए। अगर कोई इस बात की कोई प्लानिंग कर रहा है कि हम वहां जगह जमीन दे देंगे, वहां मैं जमीन की रजिस्ट्री करा दे रहा हूं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। मीडिएटर नहीं, आप पहले जीडीए के पास जाइए, जीडीए में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और गोरखपुर विकास प्राधिकरण आपको आवास भी उपलब्ध करवाएगा, भूखंड भी उपलब्ध करवाने में मदद करा देगा। अगर आप वहां से जाएंगे तो कोई आपके साथ चीटिंग भी नहीं करेगा, कोई आपके साथ धोखा भी नहीं कर सकता। नहीं तो तमाम लोग आएंगे, पता लगा आपसे रजिस्ट्री करवा लिए, बाद में पैसा लेके गायब हो गया। बहुत सारे लोग इस प्रकार की शिकायत बहुत बार करते हैं। इसलिए किसी के साथ धोखेबाजी भी न हो, लेकिन हर व्यक्ति को जीवन भर की कमाई के बदले आवास भी मिल सके, बुनियादी सुविधाएं भी मिल सके। गुड़धुआ नाला को हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आरसीसी का नाला बनेगा। गोरखपुर के उत्तर भाग के जल जमाव की पूरी समस्या का समाधान उससे हो जाएगा। हम लोग पहले ही तरकुलानी में रेगुलेटर का निर्माण कर चुके हैं। खोराबार विकास खंड के अंदर जो जगह जगह जल जमाव होता था, और जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा चुका है। लगभग 90% कार्य हो चुका है। 10% कार्य अभी हुआ है, जब रामगढ़ ताल से लेकर के तरकुलानी तक के पूरे कच्चे नाले को फिर से डिसिल्टिंग करा करके वहां के सिल्ट को निकाल करके पानी आसानी से वहां पहुंच सके और फिर पंपिंग स्टेशन से हम उसे बाहर फेंक सके। एक भी गांव में जल जमाव नहीं होगा खोराबार क्षेत्र में। और यही तो विकास होता है, जिस विकास के नाम पर किसी के साथ धोखा न हो। और विकास की इन्हीं परियोजनाओं को लेकर के आज हम सब आपके पास यहां पर आए हैं। लगभग 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं ये। अनुमान करिए, कभी हम लोग लाखों की बात करते थे, 10 लाख की सड़क आ जाती थी, खुश होते थे। 5 लाख की सड़क बनती थी, खुश होते थे। आज अकेले खोराबार में और गोरखपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए परियोजनाओं की 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का एक साथ लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। ये विकास की उस प्रक्रिया के साथ जो आपकी इच्छा थी, जो आपके
जनपद और महानगर के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। आने वाले समय में लोगों के नए रोजगार और नौकरियों की संभावनाओं को विकसित करता है, उसको प्रदर्शित करने का एक माध्यम हो गया है। तो सीएम योगी को सुन रहे थे आप गोरखपुर से कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि गोरखपुर का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। 90% काम जो है वो पूरा हो चुका है गोरखपुर में और आगे ऐसे विकास के पथ पर जो है गोरखपुर अग्रसर होता जा रहा है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।